हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। हम 7th क्लास की पॉलिटी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर छोटे हैं एक साथ में दो चैप्टर कवर कर रही हूँ वीडियो में, ठीक है। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 बहुत ही कम कंटेंट था, उसमें जो हमें सीटेट के लिए पढ़ना है या किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसमें कंटेंट कम था। उसमें औरतों के बारे में था कि औरत और पुरुष के रूप में बड़ा होना, तो मतलब औरत और पुरुष के दोनों में क्या विभेद किया जाता है घर में और घर से बाहर, तो वो सारी चीजें उसमें थी। तो इसलिए चैप्टर नंबर 3 के साथ ही मैंने उसे कवर कर लिया। तो चैप्टर 3 और 4 एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको ये हर वीडियो में बताती हूँ कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर कर रहे हैं और हमें करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लेकिन साथ के साथ हमें थ्योरी भी जरूर पढ़ना है। तो आप थ्योरी भी देखते चलें, तभी हमें सीटेट क्लियर हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बिना टेंशन फ्री आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे। मेरे जितने भी थ्योरी की क्लासेस हैं सारा आप जरूर देख लें चैनल पे। अगर वो सारे थ्योरी की क्लासेस आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि सोशल साइंस में 55 से 60 नंबर के बीच तो आपको लाना ही है, ठीक है। आप ले आएंगे। और हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके भी वीडियोस में बना रही हूँ, ठीक है। उसके भी जल्दी से जल्दी मैं हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियोस चैनल पे डाल दूंगी, तो वो भी आप देखते रहिएगा। तो आपका हिंदी और सोशल साइंस तो मैं कवर करा दूंगी। हिंदी में जो पैसेज वाले आते हैं उसे समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पेडालॉजी हिंदी के पैसेज वाले तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और बाकी बच गया उसमें जो ग्रामर, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट होते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो ग्रामर है वो सारे मैं आपको समझाती हुई चलूंगी। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्लास 7th है, ये याद रखिएगा, क्लास 7th है, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि औरतों के साथ क्या भेदभाव होता है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि औरतों ने किस तरह से दुनिया बदली। दुनिया बदलने का मतलब है औरत किस तरह से घर से बाहर निकल कर आई, फिर वो पढ़ लिख के कैसे वो औरतों के लिए ही काम करने लगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो एक दो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वीडियो में तो प्लीज कमेंट में मुझे उसका आंसर जरूर दें, ओके। क्योंकि अगर आप उसका आंसर देते रहेंगे तो आपका पिछला सारा रिवीजन होता चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करें हम। औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है। तो देखिए हम यहां से देखते हैं। देखिए इसमें रोजी मैडम की कक्षा, मतलब कि एक मैडम है, उनकी क्लास के बच्चों के बारे में दिया गया कि अपनी कक्षा में अभ्यास, इस तरह का अभ्यास कराया कि वर्ग, मतलब कि जो जॉब होते हैं, बाहर निकल के जो नौकरियां होती हैं उसके बारे में है। पुरुष कितने होते हैं इसमें, महिलाएं कितनी होती है, ये एक मतलब कि कुछ बच्चों ने ये डायग्राम बनाया है कि पुरुष कितने होते हैं, महिलाएं की। जैसे कि शिक्षक में पुरुष को 5 बताया गया है बच्चों के द्वारा, महिलाओं को 25। मतलब कि ये बोला गया कि महिलाएं एक अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। किसान, क्योंकि किसान में हार्ड वर्क ज्यादा होता है ना, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, इसलिए उसने क्या बताया कि किसान सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती। यानी कि खेती महिलाएं नहीं कर सकती, जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि महिलाएं कृषि करती हैं। फिर मिल मजदूर में देखिए 25 और महिलाएं 5। नर्स में पुरुषों का एक भी नहीं दिया गया है, महिलाएं 30। वैज्ञानिक पुरुष 5, पुरुष 25, महिलाएं 5। पायलट पुरुष 27, महिलाएं 3। इससे क्या पता चलता है कि घर के बाहर भी हमारे दिमाग में कुछ रूढ़िवादी धारणाएं बैठी हुई है कि घर के बाहर भी पुरुष और महिलाएं एक तरीके के काम समान नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो काम जैसे घर में ये बोला जाता है ना कि महिलाओं को घर के काम संभालने चाहिए, पुरुष को बाहर के काम संभालने चाहिए, तो यही चीजें हमारे दिमाग में बाहर के लिए भी है कि घर के बाहर निकल के भी कुछ काम को सिर्फ पुरुष ही अच्छा कर सकते हैं और कुछ काम को सिर्फ महिलाएं ही अच्छा कर सकती हैं। जैसे शिक्षक के रूप में ये दिखाया गया इसमें कि शिक्षक एक महिला ही अच्छी शिक्षक बन सकती है और नर्स एक महिला ही बन सकती है, क्योंकि उसमें पैसेंस होता है, उसमें दूसरों के प्रति लगाव होती है। देखिए ये क्या दिया गया है कि वो विनम्र होते हैं, सहनशील और विनम्र होते हैं, कि अच्छी नर्स महिला ही बन सकती है। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा है, ये कोई सच्चाई नहीं है बल्कि रूढ़िवादी धारणा मैं बता चुकी हूँ। ये बहुत पहले से जो हमारे दिमाग में धारणाएं बस जाती है उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है और आया भी है, ये वाला बिल्कुल यही आया था कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वो अधिक सहनशील और विनम्र होती है। ये किस तरह की धारणा है, तो ये किस तरह की धारणा है, ये रूढ़िवादी धारणा है। ओके,
ये उसमें ऑप्शन में ये था कि ये असमानता है, पूर्वाग्रह है, या फिर लैंगिक विविधता है, या रूढ़िवादी धारणा है। तो ये रूढ़िवादी धारणा है कि महिलाएं अच्छी नर्स बन सकती है क्योंकि उसमें सहनशील और विनम्र होती है वो। ऐसा नहीं है, पुरुष भी अच्छे बन सकते हैं नर्स, तो सिर्फ महिलाएं ही अच्छी नहीं बन सकती है। टीचर के लिए आ जाए कि महिलाएं एक अच्छी टीचर बन सकती है क्योंकि उनमें ममता की भावना होती है, बच्चों के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, पुरुष भी बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, पुरुष भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं जो होती है कि सिर्फ महिलाएं ही ये अच्छा कर सकती है, या कुछ चीजें जैसे कि पायलट हो तो पुरुष ही अच्छे पायलट बन सकते हैं, तो ऐसी भावनाएं जो होती है उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी भावना। ठीक है, अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इस तरह की भावनाएं को क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि रूढ़िवादी धारणाएं, पूर्वाग्रह क्या होता है। मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूं आपको कि पूर्वाग्रह वो होता है कि किसी के लिए दिमाग में नकारात्मक नेगेटिव बात बसा के रखना, वो पूर्वाग्रह होता है। कि किसी के लिए कि वो पूरा समुदाय चोर है, या फिर वो पूरा समुदाय बहुत ही मतलब कि वैसे लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, वैसे लोग बहुत ही गंदे रहते हैं। इस तरह की भावना किसी के लिए हमारे दिमाग में होती है, नकारात्मक भावना मतलब गलत भावना, तो वो हमारा होता है पूर्वाग्रह। और रूढ़िवादी धारणा क्या होती है कि दोनों में अंतर करना, कि यही कर सकते हैं, पुरुष यही कर सकते हैं, महिलाएं यही कर सकती है, किसी के लिए भी कि कुछ लोग यही कर सकते हैं, तो वो होता है हमारी रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, जैसे क्या है, देखिए लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन कर, और यही सब कारण क्या है कि लड़कियों को वैसी चीजें सिखाई जाती है जिसमें वो ज्यादा, लड़कियों को ज्यादातर बोला जाता है कि आप बीएड कर लो, आप शिक्षक बन जाओ, टीचर बन जाओ, क्योंकि इसके साथ आप घर भी देख सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह की चीजें लड़कियों को बोला जाता है। ठीक है, अब है रूढ़ियों को तोड़ना। अब किस तरह से रूढ़िवादी धारियों को तोड़ना महिलाएं तोड़ रही है, इस चैप्टर का ही नाम है ना महिलाएं क्या है, देखिए चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, औरतों ने बदली दुनिया। तो किस तरह इस रूढ़िवादी धारणाओं को महिलाएं तोड़ने लगी थी। तो ये आपको दिख रही है, झारखंड की एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, झारखंड की महिला है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी लाकरा। ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है, यानी कि महिला उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी है। क्या नाम है इसका, लक्ष्मी लाकरा, और ये कहाँ की है, झारखंड की है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये झारखंड की है। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और रेलवे ड्राइवर बनी है। सबसे पहली रेलवे ड्राइवर कहाँ की, उत्तरी रेलवे की। क्लियर है। अब आगे देखिए, परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना, इसमें क्या दिया गया, स्टोरी दी गई है एक कि यहाँ पे देखिए कैसी स्टोरी है कि जेवीएस और अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देखकर खुश हुआ। तो क्या है, भगवान जेवीएस, गणित में तुमने सिर्फ 65 लाए, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इससे क्या मदद मिलेगी। मतलब लोगों में ये भी भावना है, सब्जेक्ट को लेकर भी भावना होती है कि अगर हम एसएसटी पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, और गणित और विज्ञान पढ़ के ही हमें अच्छी नौकरी मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक रूढ़िवादी धारणा ही है। जबकि हम अगर सोशल साइंस, आप सारे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी एसएसटी वाले हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि इतिहास या सोशल साइंस पढ़ के हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और गणित और मैथ पढ़ने वालों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया कि उस पर प्रेशर डाल रहा है कि तुम लड़के हो, इसलिए तुम बेटे गणित ले लो, साथ के साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। मतलब ये बोला गया कि तुम्हें आगे चल के नौकरी ही करनी है तो तुम इन सब चीजों को सीखो। देखिए आगे क्या दिया गया है, परिवर्तन के लिए क्या था, पहले के जमाने में क्या था, स्कूल जाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। लड़कियों को मतलब कि पढ़ना पहुंच के बाहर बताया, स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात ही अनुचित बात भी मानी जाती थी। पहले क्या होता था कि पढ़ना तो अनुचित बात मानी जाती थी कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना बहुत ही गलत चीज है, पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। यहाँ तक माना जाता था कि शादीशुदा महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह की बातें पहले के जमाने में, इस तरह की रूढ़िवादी धारणाएं थी जो धीरे धीरे अब खत्म हो गई हैं। ठीक है, और फिर क्या होता था, बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था और उनके बुजुर्ग करते थे। देखिए उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। पहले के समाज में यही था कि लड़कियों को अक्षर तक यानी कि क ख ग घ सीखने की भी अनुमति नहीं थी और लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था। 19वीं शताब्दी में
शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। ठीक है, जब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज आ गए, और वो समाज जिन्होंने स्वयं का भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, अपने बच्चों को वो स्कूल भेजने लगे। इसके बावजूद भी क्या हुआ, बहुत सी स्त्रियां पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। बहुत सारी स्त्री और पुरुष क्या हुए, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने के प्रयत्न किए कि अगर फैमिली में ऐसी बातें होती हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ नहीं पढ़ेगी तो अलग स्कूल में पढ़ेगी, लड़कियों के लिए अलग गर्ल्स स्कूल होना चाहिए। तो इस तरह की बातें की गई थी कब, 19वीं शताब्दी में। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया गया राज सुंदरी देवी का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। ये राज सुंदरी देवी हैं, जो कहां पैदा हुई थी, पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 1800 से 1890 के बीच की बात है। उस समय लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ही बड़ा पाप, मान लो कि पाप माना जाता था। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था अमर जीवन। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था, अमर जीवन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि अमर जीवन लिखने वाली अमर जीवन पुस्तक जिन्होंने भी लिखा है वो लेखिका का नाम क्या है, तो राज सुंदरी देवी। बिल्कुल याद रखिएगा, अमर जीवन पुस्तक की लेखिका कौन है, राज सुंदरी देवी। उनकी आत्मकथा है अमर जीवन, वो अपने बारे में उसमें लिखती थी। वो क्या करती थी, उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। वो स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखती थी। वो क्या करती थी, उनके दो बेटे, मतलब उनके बेटे थे, बड़ा बेटा अभी अक्षर सीख रहा था, तो उसका पांडुलिपि के एक पेज छुपा के रख ली थी। उस समय क्या था, महिलाओं के हाथ में अगर पांडुलिपि की या किसी भी वैसी चीज, पढ़ने वाली चीजों के अगर पेज भी दिख जाए तो भी वो बहुत बड़ा पाप माना जाता था, बहुत बड़ी गलती मानी जाती थी। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि उसके पेज छुपा के रख लिए। उसने एक सपना देखा था कि वो चैतन्य भगवान, देखिए मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ। उन्होंने एक दिन सपना देखा कि मैं चैतन्य, पहले तो उनके मन में भावना थी पढ़ने की, लेकिन फिर वो अपने ही खिलाफ हो गई, अपने मन में अपने खिलाफ हो गई कि जब लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है तो मैं भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन एक दिन उन्हें वो स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन है, पढ़ रही हूँ। तो वो सपने जब आया, और दूसरे दिन वो क्या सुनती है कि उसके पति बोल रहे हैं कि चैतन्य भागवत की पुस्तक मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, अपने बेटे को ये कमरे में दे जाना। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जब वो कमरा खाली हो जाता है, पुस्तक रख दी जाती है, तो उसमें से एक पेज निकाल लेती है, चैतन्य भागवत की पुस्तक से एक पांडुलिपि का पेज निकाल लेती है। और उनका पुत्र भी ताड़ पत्र की पांडुलिपि पे लिखना सीख रहा था, बड़ा बेटा उनका लिखना सीख रहा था, अक्षर लिखना सीख रहा था, उनसे भी एक पेज निकाल लेती है। फिर वो रात के अंधेरे में वो क्या करती थी, देखिए जब मौका मिलता मैं जाती और उन पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। जब भी मौका मिलता, मतलब घर के काम से इतने बिजी रहते थे कि कभी कभी उन्हें पूरे दिन आराम करने का टाइम नहीं मिलता था कि वो बैठ के भोजन भी कर सके। उसके बाद भी उनमें पढ़ाई की इतनी लगन थी कि उन्हें जब भी मौका मिलता था वो बीच में जाती थी और उन अक्षरों को मिलान करके, और कुछ अक्षर जो वो सुनती थी पूरे दिन, पढ़ना लिखना सीखती थी। और सोच लीजिए कि इस तरह चोरी छुपे पढ़ के वो इतनी विद्वान बन गई कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख डाली। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। अब क्या हुआ, इस तरह क्या हुआ कि चैतन्य भागवत पढ़ने का भी अवसर मिल गया उन्हें। चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर क्यों मिला, क्योंकि वो इस तरह ही चोरी छुपे पढ़ के इतनी अनुभवी और इतनी विद्वान बन गई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें यही है, राज सुंदरी देवी, अमर जीवन किसके द्वारा लिखी गई है, राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, स्टोरी जो थी, मैं स्टोरी आपको बता चुकी हूँ किस तरह से पढ़ रही थी। वो ये आ सकता है कि राज सुंदरी देवी के जो भी जीवनी थी उससे आपको क्या लगता है कि उससे महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव होता। तो रूढ़िवादी धारणाएं थी कि महिलाएं पढ़ेंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए रुकैया शेखावत हुसैन। रुकैया शेखावत हुसैन का क्या है कि ये एक मुस्लिम परिवार की महिला थी और धनी परिवार की महिला थी। उन्हें उर्दू पढ़ना आता था, लेकिन साथ के साथ वो बांग्ला और अंग्रेजी सीखना चाहती थी। उर्दू पढ़ना आता था लेकिन वो क्या, बांग्ला और अंग्रेजी सीखना चाहती थी। और उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था कि लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। मतलब अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था कि लड़कियों के सामने नए विचार, यानी कि इससे लड़कियां बिगड़ सकती है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। लेकिन क्या हुआ, रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। भाई और बहन के सहयोग से पढ़ना लिखना सीखा, स्कूल नहीं गई थी, आप यहाँ भी देख सकते हैं। 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना।
तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सुल्ताना का सपना लिखने वाली महिला कौन थी, तो रुकैया शेखावत, याद रखिएगा रुकैया शेखावत थी, जिन्होंने अपनी मतलब की एक स्टोरी लिखी थी सुल्ताना का सपना। ठीक है, 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल जो कलकत्ता में खोला गया था किसने खोला था, तो रुकैया शेखावत ने खोला था 1910 में। क्लियर है। अब चलिए आगे हम देखते हैं क्या है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, यानी कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वर्तमान समय में बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं और विद्यालय में सबके साथ बैठती है। कोएड स्कूल भी है, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल भी है, सब हर तरीके के स्कूल हैं। लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों के जो स्कूल छोड़ने की लड़कों से तुलना में लड़कियां ज्यादा स्कूल छोड़ती है, मतलब बीच में पढ़ाई वो छोड़ देती हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति हो सकती है, या फिर कई बार क्या करते हैं कि लड़कियां 10th 12th में गई, उनकी शादी कर दी जाती, तब भी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति हो सकती है, बहुत सारे रीजन इसमें हो सकता है। देखिए, और यहाँ पे जनगणना की बात की गई है कि भारत में ये सारी चीजें पता कैसे चलती है, जनगणना से, याद रखिएगा। और भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, याद रखिएगा बिल्कुल, कितने वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, हर 10 वर्ष में, यानी कि 10 साल में, 10 ईयर में, हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। और इस जनगणना में क्या होता है, पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, सिर्फ जनसंख्या की गणना नहीं की जाती कि कितने लोग हैं, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, इसकी गणना नहीं की जाती। हर चीज की आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, हर चीज की गणना की जाती है। परिवार में कितने लोग जॉब में है, कितने लोग बेरोजगार हैं, तो हर चीज की गणना किसमें की जाती है, जनगणना में। ठीक है, देखिए क्या है, भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित होती है, कहां से, जनगणना से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से एकत्रित होती है, तो कहां से होती है, जनगणना से एकत्रित होती है विस्तृत जानकारी। अब क्या क्या जानकारी मिलती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, ये सारी चीजें कहां से एकत्रित होती है, जनगणना से मिलती है, लोगों तक पहुंचती है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। अब देखिए 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार क्या हुआ था कि पुरुषों में 40% पुरुष शिक्षित थे। ठीक है, और इसकी तुलना में महिलाएं कितनी शिक्षित थी, 15%। देख रहे हैं महिलाओं का परसेंटेज बहुत ही कम है कि महिलाएं 15% ही शिक्षित थी और पुरुष 40% शिक्षित थे। कम 1961 में, क्योंकि उस समय ज्यादा पुरुष कहां पे इन्वॉल्व थे, कृषि में। 75% हमारी जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी। अब 2011, 1961 के बाद 2011 की जनगणना की बात की गई है, तो 2011 की जनगणना में क्या हुआ था, 82% पुरुष शिक्षित थे और 65% महिलाएं शिक्षित थी। अभी भी महिलाओं का अनुपात कम है, 50% से थोड़ा ही ज्यादा है महिलाओं का अनुपात। अभी भी क्या है, पुरुषों की शिक्षा का अनुपात ज्यादा है और महिलाओं की शिक्षा का अनुपात कम है। इसके कारण अभी भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि महिलाएं कई बार विद्यालय छोड़ देती हैं। देखिए ये दिखाया गया, बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं महिलाएं, क्या होता है बीच में ही विद्यालय छोड़ देती है। और इनमें से सबसे ज्यादा संख्या किनकी होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है इसमें, दोनों को विद्यालय छोड़ने की संख्या ज्यादा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये क्या है कि अगर वो किसी इंटीरियर जगह में रहते हैं, मतलब ऐसे जगह में रहते हैं जहां पास में स्कूल कॉलेज नहीं है, तो लड़कियां जैसे ही बड़ी होने लगती है तो क्या किया जाता है कि भाई दूर है स्कूल कॉलेज, तो लड़कियों के लिए जाना आना संभव नहीं है, तो इसके स्कूल छुड़वा दो, वो स्कूल छोड़ देती हैं। लड़कों के साथ क्या होता है, अगर वो गरीब फैमिली के हैं, वैसे मजदूर फैमिली है, तो उनके साथ क्या होता है कि अब इनके पढ़ लिख के ये क्या करेंगे, इन्हें काम में लगा दो, ये होता है, फिर वो काम में लग जाते हैं, मजदूरी में लग जाते हैं, तो उस कारण भी वो स्कूल को मतलब कि स्कूल छोड़ देते हैं। देखिए संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की अधिक है। याद रखिएगा, ये कई बार आता है कि कौन सी श्रेणी स्कूल छोड़ने, मतलब किस श्रेणी के लड़के या लड़कियां मतलब स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं पूरी अच्छे तरीके से। ज्यादातर लड़के और लड़कियां, सारे तो नहीं है, ज्यादातर, और अब तो कमतर है, क्योंकि अब तो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत कम 1% 2% ही होता है जिनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों के लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष रह पाती हैं। मुस्लिम लड़कियों की भी संख्या स्कूल छोड़ने में ज्यादा है, मतलब मुस्लिम जो लड़कियां होती है वो भी स्कूल पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं इस तालिका के अनुसार। ओके,
दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों में स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण है। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है और ना ही शिक्षक। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, स्कूल बीच में क्यों छोड़ देते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है कि ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण और इंटीरियर क्षेत्रों में क्या होता है कि ना ही पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है और ना ही उचित शिक्षक है। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? महिला आंदोलन। अब महिला आंदोलन क्या है? ये तो सारे हम देख चुके हैं कि महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता है, ऊपर हम ये देख चुके हैं। अब महिला आंदोलन होता क्या है, किसे हम बोलते हैं महिला आंदोलन? देखिए, महिला औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। औरत क्या चाहती थी कि औरतों के साथ जो, देखिए अब महिलाओं लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, ये सारे परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं कि पुरुषों को ये ज्ञान हो गया कि महिलाओं को पढ़ाया जाए या फिर महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनाए जाए, बिल्कुल नहीं आए। अपने आप ये सुधार नहीं आए हैं। समाज में याद रखिएगा, अपने आप कोई सुधार नहीं होता कभी भी। हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की कुरीतियां थी। तो कि यह सुधार अपने आप आ गया था कि सती प्रथा का अंत अपने आप लोगों ने कर लिया? लोगों के दिमाग में अपने आप ये बात आई कि सती प्रथा बहुत ही गलत प्रथा है तो इसे खत्म कर दे? नहीं आया ना। उसके लिए क्या हुआ? आंदोलन हुआ। सामाजिक सुधारक थे वो उसके लिए आगे बढ़े, उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनवाया। तो इस तरह की चीजें, और उसके बाद भी बहुत उनके मतलब कि अगेंस्ट लोग गए थे कि उन्होंने उनके धर्म में इंटरफेयर करके उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ठीक है, तो इसी तरह महिलाओं को भी जो अधिकार मिले हैं वो अपने आप नहीं मिले हैं, कि बहुत ज्यादा संघर्ष के कारण मिले हैं। वो व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष करती हैं। महिलाएं क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन संघर्षों के लिए इन परिवर्तन के लिए संघर्ष करती है, और इन्हीं संघर्षों को क्या बोला जाता है? महिला आंदोलन। याद रखिएगा, इन्हीं संघर्षों को, जो महिला आंदोलन क्या है? महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो संघर्ष किया जाता है, जो आंदोलन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? महिला आंदोलन। अब ये क्वेश्चन आता है कि महिला आंदोलन में क्या सिर्फ महिलाएं ही शामिल होती हैं? नहीं, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिला आंदोलन में शामिल होते हैं। सिर्फ महिलाओं के शामिल होने से कोई कानून नहीं बन पाता और आंदोलन सक्सेस नहीं होता। बहुत सारे पुरुष भी महिला आंदोलन में शामिल होकर उनका साथ देते हैं और आंदोलन को सक्सेस करते हैं और इस तरह के कानून बनवाते हैं। ठीक है, अब है अभियान। अभियान क्या होता है? देखिए, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि अभियान चलाना। भेदभाव और हिंसा, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, हिंसा होते है लड़कियों के साथ, तो इस तरह के महत्वपूर्ण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। जब लंबा अभियान चलता है तो कानून बनाया जाता है, नए कानून बने, और उसी अभियान के फलस्वरूप जो कानून बने थे 2006 में, वो क्या कानून था कि जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 वाले 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। 2015 का जब सीटेट का पेपर हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि अभियानों के फलस्वरूप 2006 में जो कानून बनाए गए थे वो कानून क्या था? तो अभियानों के, याद रखिए 2006 में जो कानून बनाया गया था वो अभियानों के फलस्वरूप बनाया गया है। कोई सरकार अपने आप कानून नहीं बनाई थी, बहुत अभियान निकले थे, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था घरेलू हिंसा के खिलाफ, उसके बाद कानून बनाया गया था। और वो कानून क्या था 2006 का? जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद उसके पहले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो याद रखिएगा 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया था, किस लिए? महिलाओं के सपोर्ट में किया था। किस लिए? कि कार्य के स्थान पर, यह क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़ना होती है, महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार होता है, उससे सुरक्षा पाने के लिए महिलाओं दिशा निर्देश जारी किया था। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था कि कहां पे महिलाओं के साथ घर में होता है इस तरह के व्यवहार, उसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से आया था। तो घर में नहीं, कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में।
ठीक है, इस तरह की कोई घटना महिलाओं के साथ होती है तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। हम आगे है, 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। अब 1980 के दशक में क्या हुआ, पहले क्या होता था, बहुत महिलाओं को दहेज के कारण मार दिया जाता था, पैसे की मांग की जाती थी, किसी के पेरेंट्स नहीं दे पाते थे उतना पैसा, शादी होने के बाद भी बार बार दहेज की मांग की जाती थी, नहीं दी जाते थे तो मतलब कि औरतों को मार दिया जाता था, जला के किसी भी तरह से मार दिया जाता था, और उसके लिए लोग लंबा केस लड़ते थे और फाइनली कुछ नहीं होता था। जो फैमिली वाले होते थे उनको, जो मारने वाले होते थे उनका कुछ भी नहीं कर पाते थे वो। लेकिन 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों और को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने आंदोलन के अदालत के दरवाजे खटखटाए, आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। ठीक है, महिलाएं इसके लिए आंदोलन करने लगी, तभी तो एक सार्वजनिक मुद्दा बना और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जाए। ओके, और इसी कारण क्या हुआ, दहेज से संबंधित कानून को बदला गया। 1980 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और उसी आंदोलन के कारण दहेज से संबंधित कानून था उसको बदला गया और दहेज मांगने वालों को दंडित किया गया। अब देखिए क्या होता है, महिला आंदोलन चलता क्या है। सबसे पहले उन्हें जागरूक करना जरूरी है, महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। महिलाओं को जब ये एहसास ही नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो आंदोलन ही नहीं करेंगी, वो अपने लिए कानून ही नहीं बनवाएंगी। क्या औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, महिला आंदोलन का यह भी एक प्रमुख कार्य है कि औरतों को क्या अधिकार है उसकी जागरूकता बढ़ाना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि उन्हें लोकतंत्र में क्या अधिकार मिला हुआ है, तो अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा है विरोध करना। ठीक है, महिला आंदोलन का यह भी एक पार्ट है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। ठीक है, आवाज उठाती है, वो किस तरह से आवाज उठाती है, रैली निकाल के, प्रदर्शन करके, तो इस तरह से आवाज उठाती है। इसका मतलब है विरोध करना। रैली और प्रदर्शन के द्वारा हम अपने खिलाफ हो रहे किसी भी काम का विरोध कर सकते हैं। उसके बाद है बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों वो औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। बंधुत्व मतलब भाईचारे का भावना व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है बेटा, ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हमारे रह गया, 7th में वो कराऊंगी, और साथ के साथ अब मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मैं करा ही रही हूँ। एसएसटी का थ्योरी भी करवा रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ आप थ्योरी के जरूर करें पार्ट। थ्योरी पार्ट करेंगे तभी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो आप थ्योरी जरूर करें, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखें, और मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराने की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय बच्चों।